नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम को 3 महीने और बढ़ाने का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जाता है। योजना 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब कैबिनेट ने इसे 3 महीने और बढ़ा दिया है। दिसंबर तक अब ये योजना चलेगी। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। इसके अलावा कैबिनेट ने और भी कई अहम फैसले लिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है। उन्होंने बताया कि अभी कुल 199 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य भी चल रहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, CSMT रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन समेत कुल 199 स्टेशन के पुनर्विकास की लागत 60,000 करोड़ रुपए होगी। ग्रीवेंस मीटिंग के लिए बदले गए मंत्रियों के जिले। मुख्यमंत्री फैजाबाद में सुनेंगे समस्याएं। डिप्टी सीएम रोहतक में लेंगे बैठक। अनिल विज हिसार और जेपी दलाल को गुरुग्राम का जिम्मा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब बदल गया है। अब से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नामकरण कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महापुरुषों को याद करके गर्व महसूस होता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलने पर वीके सिंह ने कहा कि ये न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रतिष्ठित क्षण है। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा पर पीएम मोदी का आभार जताया। रविवार को पीएम ने मन की बात में इसका ऐलान किया था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, एक मेंटर थे। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा था। भगवंत मान ने कहा कि शहीदों को याद करना हमारी खुशकिस्मती है। साथ ही भगवंत मान ने कहा कि अब भगत सिंह एयरपोर्ट से विदेशों के लिए फ्लाइट शुरू होगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, शहीद भगत सिंह को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलने पर दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नामकरण में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। अनिल विज ने कहा, शहीद भगत सिंह के बलिदान को याद रखना होगा। मौत की सजा सुनने के बाद भी माफी मांगने से उन्होंने इनकार किया था। एयरपोर्ट का नाम बदले जाने पर बोले पूर्व सीएम हुड्डा, बीजेपी की वजह से हुई देरी। हमने भी दिया था भगत सिंह के नाम पर रखने का सुझाव, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। एयरपोर्ट का नाम बदलने में 8 साल लगे क्योंकि हरियाणा सरकार ने कोई और नाम सुझाया था, इसलिए भी देर हुई। एयरपोर्ट का नाम बदलना 8 साल पहले हो जाना चाहिए था। दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से विभिन्न संगठन मिले। इसके बाद हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 2014 में हमने एक एक्ट पास किया था। अंबाला में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अमर शहीद कर्नैल सिंह बेनीपाल के परिजनों से मुलाकात की। शहीद की पत्नी चरणजीत कौर को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, माता चरणजीत कौर का आशीर्वाद लेने यहां पर आया हूं। गोवा सरकार की तरफ से शहीद के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा के लोग हमेशा के लिए शहीद कर्नैल सिंह के आभारी रहेंगे और पतुरा देवी में मार्ग का नाम शहीद कर्नैल सिंह के नाम पर रखा जाएगा। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, गोवा मुक्ति आंदोलन में कर्नैल सिंह का अहम योगदान रहा है, इसलिए माता चरणजीत कौर के साथ गोवा सरकार हमेशा साथ खड़ी है। फरीदाबाद में सिविल अस्पताल बादशाह खान में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़ा को लेकर छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई और टीकाकरण कराया। नागरिक अस्पताल में पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़े कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने के लिए आए धनखड़ ने एक दिव्यांग बेटी को भी गोद लिया।
राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में चल रही घमासान को लेकर हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यूपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में इन दिनों विसर्जन काल चल रहा है। पूरे देश में कांग्रेस की मैनेजमेंट फेल हो रही है। इनेलो द्वारा फतेहाबाद रैली के दौरान तीसरे मोर्चे की कवायद के सवाल पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि हर पार्टी अपना काम कर रही है, इनेलो भी उन्हीं में से एक है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हरियाणा का कोई ऐसा सरकारी स्कूल नहीं जिसमें अध्यापकों की कमी ना हो। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में अध्यापकों की कमी के चलते छात्राओं ने स्कूल पर ताला जड़ दिया, जिससे साफ हो गया कि शिक्षा नीति सरकार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उदयभान ने कहा कि सरकार के द्वारा 61% वो स्कूल बंद किए गए हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा उनके राज में खोले गए थे। सरकार स्कूलों में भी बदले की भावना से काम कर रही है। कंवरपाल गुर्जर ने टीजीटी भर्ती को लेकर कहा कि टीजीटी भर्ती सभी एचटेट मान्य होंगे। एचटेट परीक्षा एक बार की पास तो हमेशा मान्य रहेगी। हमने 7471 टीजीटी भर्तियां निकाली हैं, जल्द ही पीजीटी की भर्ती भी निकालेंगे। एनजीटी की तरफ से हरियाणा सरकार को 100 करोड़ के जुर्माने पर कैबिनेट मंत्री गुर्जर ने कहा कि इसकी अभी जानकारी नहीं, लेकिन अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार है तो कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने राजस्थान प्रकरण पर अशोक गहलोत का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग सत्ता का सुख नहीं छोड़ना चाहते, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कैप्टन ने मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा के सवाल पर कहा, मुख्यमंत्री विदेश से कोई बड़ा निवेश लेकर आए। वैसे तो उन्होंने प्रदेश को 2 करोड़ के कर्जे में डुबा दिया, जो कांग्रेस के समय में 75,000 करोड़ था। पूर्व सांसद और आप नेता अशोक तंवर ने अपने पुरानी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 90% कांग्रेस बीजेपी हो चुकी है। कुछ बीजेपी में शामिल हो चुके तो कुछ बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आज आप पार्टी सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभर रही है, लेकिन उसे भी ईडी और सीबीआई के दबाव से रोकने की कोशिश की जा रही, लेकिन ये कदम रुकने वाला नहीं। एस्टेट के आवेदन की बढ़ाई गई तारीख 30 सितंबर तक कर सकेंगे अभ्यर्थी। आवेदन 3 अक्टूबर तक करवा सकेंगे करेक्शन। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। अब 30 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। एस्टेट परीक्षा में करेक्शन करने की तारीख 1 से 3 अक्टूबर तक रखी गई। अभी तक 2,59,000 भावी अध्यापकों ने आवेदन किया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद में सड़कों पर हुए गड्ढों को लेकर संज्ञान लिया और अधिकारियों से बात कर जल्द शहर में गड्ढे रिपेयर करने के लिए कहा। झज्जर से विधायक और कांग्रेस नेता गीता बुक्कल ने कहा कि आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सब परेशान, क्योंकि बीजेपी धर्म, जाति और बिरादरी के नाम पर राजनीति कर रही है। गीता बुक्कल ने कहा कि आज के समय में हमारा एजेंडा देश की तरक्की का होना चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करने का होना चाहिए, लेकिन बीजेपी देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम कर रही है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उपलक्ष्य में एचएसजीपीसी के कार्यकारी अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल ने 9वीं पातशाही गुरुद्वारा मंजी साहिब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बलजीत सिंह दादूवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक और हरियाणा के सिखों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले का स्वागत करते हैं, हम आगामी कार्रवाई कानून के अनुसार ही करेंगे। 7 अक्टूबर को गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में अखंड पाठ का आयोजन होगा, जिसमें सिख संगत मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सम्मानित करेगी। साथ ही अखंड पाठ के बाद 9 अक्टूबर को भोग लगेगा। श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा में हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि प्रदेश के लिए अलग से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मामले की सरकार ने जोरदार पैरवी की। करनाल में पंचायत चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया। पंचायत विकास कार्यालय में आरक्षित वर्गों के लिए ड्रॉ निकाला जा रहा। एसडीएम अभय सिंह जागड़ा की देखरेख में ड्रॉ प्रक्रिया। सिरसा के जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के पार्कों की बदहाली और टूटी सड़कों समेत साफ सफाई का निरीक्षण किया।
जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने शहर की बदहाली को देखते हुए अधिकारियों से कहा कि दिवाली के त्योहार से पहले शहर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाना चाहिए। सोनीपत में घटने लगा यमुना नदी का जलस्तर। यमुना के आसपास के इलाकों में टला बाढ़ का खतरा, 5 फुट नीचे आया पानी। सोनीपत में अतनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर ग्रामीण दहशत में हैं। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ। यहां नदी का जलस्तर 17,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। मारकंडा के नजदीक लगते गांव के अंदर जलभराव की स्थिति है। सोनीपत में प्रशासन की लापरवाही से स्कूल खंडरों में तब्दील हो रहे हैं। सलीमसर माजरा गांव के प्राइमरी स्कूल में बारिश के बाद जल निकासी न होने से पूरे गांव का गंदा पानी स्कूल में भर गया है। स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हैं, लेकिन झूले भी पानी में डूबे हैं। हालात यह है कि मिड डे मील बनाने वाले कर्मचारी पगडंडी का रास्ता बनाकर आना जाना कर रहे हैं। स्कूल में पानी जमा होने से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे है। स्कूल की बदतर हालत सुधारने का कोई प्लान अब तक अमल में नहीं लाया गया। करनाल में बारिश की वजह से 10,000 एकड़ भूमि में जलभराव की स्थिति। किसानों की फसलों को 20 से 25% तक नुकसान हुआ। यमुनानगर में मुश्तरका जमीन मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जिला सचिवालय के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। कहा कि किसी भी कीमत पर सरकार को जमीन नहीं लेने देंगे। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में 20 गांवों में के किसानों ने इकट्ठा होकर रोष प्रदर्शन करते हुए खराब हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग की और सीटीएम को अपना मांग पत्र दिया। किसानों ने बताया कि उन्हें मुआवजा चेक के माध्यम से दिया जाए, क्योंकि सीधे बैंक खाते में भेजने पर बैंक अधिकारी लिस्ट को वापस करके पैसा वापस भेज देते हैं। भवानीगढ़ के सैकड़ों किसानों ने अपनी मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन से तहसीलदार के माध्यम से गुहार लगाई। किसानों ने तहसीलदार के माध्यम से उपायुक्त भिवानी, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बताया कि पिछले सप्ताह हुई बारिश में उनके लगभग 90% फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में फसलों की गिरदावरी करवाई जाए और उनको प्रति एकड़ 60,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। सोमवार को वकीलों पर हुए हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर गुस्साए वकीलों ने 2 दिन वर्क सस्पेंड कर दिया। गुरुवार तक कोर्ट में पूरी तरह से वर्क सस्पेंड रहेगा। वकीलों ने बताया कि पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। बार एसोसिएशन ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये हड़ताल को पूरे हरियाणा में कराई जाएगी। हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को अब शिक्षा के साथ साथ हाथ का काम भी सीखने को मिलेगा। इसके लिए विभाग ने लगभग 3,000 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया है। हरियाणा में अलग अलग कोर्स शुरू किए गए हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, ITI के तर्ज पर फीडर के बच्चों को कोर्स करवाए जा रहे हैं। धान खरीद को लेकर SDM अभय सिंह जांगड़ा ने मार्केट कमेटी, खरीद एजेंसियां, मंडी एसोसिएशन और राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एक साझा बैठक की और खरीद को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। SDM अभय जांगड़ा ने कहा कि 1 अक्टूबर से शुरू हो रही धान की खरीद में अपनी फसल को लेकर किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मंडी में सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। नूह के नेशनल हाईवे 248 पर एक परिवार हादसे का शिकार हो गया, जिसमें दंपति समेत एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। नूह के शिकरावा मार्ग पर राजपुर कोहुकबान गांव के पास पुनहाना से वापस घर लौट रहे किसान को कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे किसान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिलहाल घटना के बाद से कंटेनर ड्राइवर फरार है। ईद में नकली पुलिस वाला बनकर 2 बहनों से कैफे
ले जाकर किया छेड़छाड़ करने का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जज्जर के कस्बा बैरी में तालाब में डूबकर एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की पहचान शिवांगी पुत्री राम सिंह निवासी राजस्थान के तौर पर हुई है। पुलिस ने बच्ची के शव को तालाब से बाहर निकाला, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने नाना नानी के साथ मां भीमेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए आई थी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बुधवार को गांव सालावास के पास एक कार असंतुलित होकर जयपुर की तरफ से आ रही रोडवेज बस से टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही क्रेटा में सवार 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव लादूबास के निवासियों के रूप में हुई है। बस में सवार 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनको टावर सेंटर व बावल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। रोहतक की जनता कॉलोनी में दिल्ली पुलिस के जवान में कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को सुबह पता चला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। परिजनों का कहना है कि मृतक मानसिक रूप से बीमार था, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की। तो वहीं पुलिस ने कहा कि मृतक शराब पीने का आदी था, देर रात भी उसने हंगामा किया था। करनाल के गांव अलीपुर विरान में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गली का गेट लगाने पर गोली व तलवार चला दी। गनीमत रही कि इस दौरान किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि 3 लोगों को गोली के छर्रे जरूर लगे। तीनों घायलों का इलाज नरसिंह के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पलवल पुलिस ने बुलडोजर अभियान चलाते हुए नशा तस्कर कपिल गुर्जर के होटल पर बुलडोजर चलवाए। कपिल पर नशा तस्करी के 10 मामले दर्ज। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यमुनानगर के आजाद नगर में एक मकान की छत गिरने से 4 लोगों को चोट लगी है। परिवार बेहद गरीब है और एक ही कमरे में परिवार के 7 मेंबर रह रहे हैं। घर की छत गिरने के बाद परिवार बेघर हो गया, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा उनके सुध लेने नहीं पहुंचा। परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। टोहाना शहर की जैन गली में एक शख्स को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर और कॉल के जरिए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से 12 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। अमित जैन ने मामले की शिकायत शहर पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे मिंटू और पिंटू मुडासिया के अवैध रूप से कब्जाए गए पंचायती जमीन पर बने मकान पर बुलडोजर चलाया। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर बदमाशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसी को लेकर आज हुडल में 2 बदमाशों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर बुलडोजर चला। प्रशासन द्वारा जो आज कार्रवाई की काजू उर्फ धन सिंह पर, जिसने नगर परिषद की जमीन पर और पब्लिक हेल्थ की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। होटल में इनसे कब्जा खाली कराने के लिए नायब तहसीलदार प्रेम प्रकाश गौड़ को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया और होटल के डीएसपी सज्जन सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके सहयोगी और तमाम मोर्चों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। केंद्र ने इन सभी पर 5 साल का बैन लगाया। केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया। मंगलवार को भी पीएफआई पर केंद्र सरकार का एक्शन जारी रहा। देश के 6 राज्यों में पीएफआई के कई ठिकानों पर की गई कार्रवाई में उसके 90 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पीएफआई पर बैन के बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा ने लिखा, पीएफआई जैसे संगठन को बैन कर केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा और सराहनीय कदम उठाया। ऐसे संगठन देश को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र के पीएफआई के बैन के विरोध में ताबड़तोड़ कई ट्वीट करते हुए कहा कि मैं हमेशा से ही पीएफआई के तौर तरीकों का विरोध करता रहा हूं, लोकतांत्रिक तरीकों का समर्थन किया है। आगे लिखा, लेकिन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह का बैन वैसे मुसलमानों पर प्रतिबंध है जो अपने मन की बात कहना चाहते हैं। पीएफआई पर बैन के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव पीएफआई के साथ साथ आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए नजर आए। लालू ने ट्वीट कर लिखा, पीएफआई के बाद इन जैसे अन्य संगठनों पर भी बैन लगाए जाए।
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि सोमवार को एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों की तरफ से 24 घंटे में 3 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका। मंगलवार को मारे गए आतंकियों की शिनाख्त मोहम्मद शफीक अली और मोहम्मद आसिफ वानी के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ वाले स्थान से आपत्तिजनक सामग्री के साथ 2 AK-47 राइफल, 1 पिस्टल, 1 ग्रेनेड, 4 मैगजीन बरामद किए।